Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे तेजस के बारे में, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैक 1A के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। इसमें 62,000 करोड़ पे किए जाएंगे हेल को, एंड ये 97 आपके एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करेंगे यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री को, मतलब अगर बात की जाए इंडियन एयर फोर्सेस को। नाउ दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे अग्नि प्राइम की, जो कि अग्नि 4 एंड अग्नि 5 के फीचर के साथ बिल्ड की गई है, बट ये रिप्लेस करेगी आपकी अग्नि 1 को। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी रिसेंटली रेल बेस्ड एक मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया है। देन यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये आप सभी को पता होगा, यूरोप ये कोशिश कर रहा है कि भैया ये नेट जीरो को 2050 तक अचीव कर सके, एंड इसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट, आप ये कह सकते हो, इन्वायरमेंटल लॉज को इम्पोज किया अपनी मार्केट के ऊपर भी। तो इसी से रिलेटेड है और इसका क्या इंडिया के कॉफी सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट होगा, इसको भी हम यहां पे समझेंगे। लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे अर्बन एरियाज की, बिकॉज अभी सेंसस 2027 के कंडक्ट होने हैं और 2011 की जो डेफिनेशन है जो अर्बन एरियाज की, वो आउटडेट हो चुकी है। तो उसके बारे में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो अभी रिसेंटली डील साइन हुई है, ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंडर सबसे बड़ी डील है एविएशन सेक्टर की, जिसमें हम इंडिजिनस कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं बाय कैटेगरी के अंडर। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि ये 4.5 जनरेशन का आपका एयरक्राफ्ट है, जो कि मल्टी रोल के लिए जाना जाता है एंड लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज किया गया है, जैसे रडार इसमें उत्तम यूज किया जा रहा है, इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें स्वयं रक्षा कवच है, आपके फ्लेयर डिस्पेंसर है जो कि इंडिजिनसली बिल्ड किए गए, एंड 64% से ज़्यादा कंपोनेंट इंडिजिनसली बिल्ड किए गए। अगर आप फुल लोड के साथ इसे रन करते हैं तो 500 से 600 किलोमीटर की ये आपको रेंज देता है, बट फेरी रेंज जिसमें लोड थोड़ा कम करके आप इसको इसके मैक्सिमम लिमिट तक पुश करते हैं तो 3200 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। मोर ओवर ये 50,000 के एल्टीट्यूड यानी फीट के ऊपर आपका ऑपरेट कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.6 मैक है, यानी ये सुपरसोनिक कैटेगरी में आता है आपका। एयर टू एयर मिसाइल में इसके पास अस्त्रा मैक 1 मार्क 2 दोनों ही रहेंगी, डिरबी रहेगी एंड R71 रहेगी। उसके साथ साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब, प्रिसिजन गाइडेड म्यूटेशन, ये एयर टू ग्राउंड है। एंड एंटी-शिप मिसाइल्स की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मोस NG वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज न्यू जनरेशन। अब यहां पे 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे हमारे पास फाइटर क्राफ्ट के, अभी 29 स्क्वाड्रन के अराउंड हमारे करंटली स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब अगर ये आपके आ जाते हैं तो शॉर्टफॉल मिग के कारण या जगुआर के कारण आपकी हो रही है, आप उसको फुलफिल कर पाओगे। तो टोटल ये हमने 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। 83 पहले दिया था 2021 में और बाकी अभी दिया है। तो कहते हैं कि भाई स्टिल हम थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल है यहाँ पे, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अग्नि प्राइम के बारे में, जो कि इंडिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करती है, मतलब आप एक समय तक इसे रॉकेट इंजन से फायर करते हैं एंड फिर ये ग्रेविटी के इंपैक्ट के अंडर फॉल करती है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। जैसे आपने बचपन में कैचम कैच खेली होगी ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सेम, आपने बॉल फेंकी, उसने बॉल पकड़ी, जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो ग्रेविटी के अंडर है, जो आपने मारा था वो आपने फोर्स प्रोड्यूस की थी। तो वो चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। तो कहते हैं जो अग्नि प्राइम है, अग्नि प्राइम को अभी टेस्ट किया गया एक रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म से। अब क्यों किया गया? कहते देखो, अपने पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दो नेबर ऐसे हैं जो हमसे हॉस्टाइल हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। चाहे आप चाइना की बात करें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, कल को अगर टू फ्रंट वॉर होती है और किसी भी तरह से ये हमारे को, लाइक आप ये कह सकते हैं, हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करने की सोचते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक सेकंड
अटैक कैपेबिलिटी हो जो एक डेटरेंस क्रिएट करे कि भैया अगर ये बच गया तो ये मुझे पीटेगा बहुत। तो यही डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक ट्राइड कंप्लीट करते हैं कि आप एयर, वाटर, लैंड तीनों से अटैक कर सके। अब देखो सबमरीन बेस्ड जो सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी है वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। अब यहां पर लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि आप रेलवे यानी एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च कर सके, रेल रोड कहीं से भी, जिसमें सैटेलाइट से आप इसे बचा के रखेंगे। टनल्स इतनी सारी हैं, 70,000 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क है, तो वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल रह सकता है। तो ये आपका रेल बेस्ड कनस्तर लॉन्च आपका एक मिसाइल सिस्टम रहेगा। अब कनस्तर क्या होता है, जैसे आपने बचपन में रॉकेट जलाया होगा तो आप क्या करते हैं, बॉटल में रॉकेट रखते हैं और उसको आग लगाते हैं, ये हॉट लॉन्च है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मिसाइल यहीं पर ही फट गई, आपका जो रॉकेट है यहीं फट गया, तो बॉटल भी खराब हो जाएगी। सो यहां पे हम क्या करते हैं कि कनस्तर बेस अप्रोच में एक नीचे गैस लगाते हैं, यानी जैसे आपने रॉकेट पकड़ा उसे ऐसे उछाल दिया, तो यहां पर एक गैस से इसे आप कहीं ना कहीं एग्जिट करवाते हो, मतलब पुश करते हो, हवा में एयरबॉर्न होता है और फिर इसके बाद इसे इग्नाइट करके आप अटैक करते हो दुश्मन के ऊपर। तो मतलब कनस्तर बेस अप्रोच में आप यहां पर कोल्ड लॉन्च करते हो, हवा में जाने के बाद उसे इग्नाइट करते हो, तो वो कैपेबिलिटी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो मोबिलिटी है इसमें, कहीं ना कहीं आप 70,000 किलोमीटर का हमारा टनल रूट है, उसमें कहीं भी इसे प्लेस कर सकते हो, तो जिससे आप इसे आराम से छुपा भी सकते हो। अब इसकी रेंज कितनी रहेगी, तो मैंने कहा अग्नि 1 को रिप्लेस करेगा तो 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। तो इंटरमीडिएट एंड मीडियम रेंज की ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि 1 को रिप्लेस करेगी, बट कैपेबिलिटी इसके अंदर अग्नि 4 एंड 5 की भी रखी गई है। सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज रॉकेट इंजन को इसमें यूज किया गया है फॉर सॉलिड फ्यूल बेस्ड, एंड इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम को भी यूज किया गया है। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, कहीं भी छुपा सकते हो, तो सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्टिकल, दैट इज अबाउट कॉफी। अब एक होमवर्क है, देखो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखते हो और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं और आप कुछ भी नहीं कर रहे मेरे लिए। चलो एक होमवर्क देता हूं आज। अगर आपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आमतौर पे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे इस टॉपिक के अंदर मैंने कॉफी के बारे में कुछ नहीं बताया कि कॉफी प्रोडक्शन के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो आपने क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है कि कॉफी किस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपकी बेस्ट ग्रो की जाती है और कौन कौन सी स्टेट या एरियाज है जो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ये काम जरूर करें, मैं आप सबके कमेंट को चेक करूंगा। आइए अब बात करते हैं आज मेजर आर्टिकल के ऊपर। देखो हुआ ये कि 2020 के बाद यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ कार्बन एमिशन को रोकने के लिए करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूरोप अपने आप में एक बड़ी मार्केट है और यहां पर जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं यूरोप कहता है कि भाई इनमें कई बार फॉरेस्ट को डिग्रेड या डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इन्होंने कहा दिसंबर 31, 2020 के बाद हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करेंगे। मतलब अगर इससे पहले आपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा इट्स ओके, बट इसके बाद अगर आपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके उन प्रोडक्ट को हमारे यहां पर बेचने की कोशिश की तो हम आपके टर्नओवर के ऊपर 4% का फाइन लगा सकते हैं, आपके पूरा जितना भी स्टॉक है उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं और आपके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। तो ये सब इन्होंने अप्लाई करने की सोची है कॉफी, कोकोआ, पाम ऑयल, सोया, कैटल, रबर एंड टिम्बर के ऊपर और उनसे ड्राइव प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कहते कि भाई अगर ऐसा कुछ भी है, आपने जंगल काट के अपनी क्रॉप उगाई है तो हम उस क्रॉप को हमारी मार्केट में बेचने नहीं देंगे। तो आपको इसके लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा एंड जियो लोकेशन का डाटा देना पड़ेगा अपने फार्म का। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे यहाँ के किसान गरीब हैं और उनको ये टेक्नोलॉजी कंप्लाई करनी है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, एंड कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी क्रॉप को उगाने की इससे। तो कहते हैं कि भाई स्मॉल जो आपके लैंड होल्डर्स हैं वो 70% यहाँ पर हैं और वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड जियो टैगिंग में, एंड इसकी वजह से इनकी प्रीमियम मार्केट यूरोप छिन सकती है। तो कहते हैं कि भाई ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग की कॉस्ट बहुत हाई होगी, तो ये नॉन यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो यहाँ पे आपकी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रही है ताकि छोटे जो हमारे किसान हैं उनकी हम मदद कर सके।
अब छोटे और बड़े किसानों को दो हिस्सों में इन्होंने बांटा। कहते कि बड़े वालों को तो दिसंबर 2024 से अप्लाई होगा एंड जून 2025 से आपके छोटे किसानों के ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ। वैसे इंडिया की $1 बिलियन की सेल होती है कॉफ़ी की यूरोप में एंड 50 to 60% इंडिया की कॉफ़ी सिर्फ यूरोप में बेची जाती है। अभी 4 लाख जो आपके कॉफ़ी उत्पादन में लगे हुए लोग हैं, उनमें से सिर्फ 9,000 लोगों ने ही यहां पर रजिस्टर करवाया। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट थोड़ी चिंतित है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की अबाउट अर्बन डेफिनेशन। अब देखो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मगजमारी या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। आपको बस ये समझना है कि अर्बन एरिया की फिलहाल डेफिनेशन क्या चल रही है, क्योंकि पेपर में सिर्फ वही पूछा जाएगा, मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो कहते कि भाई नॉर्मल सी बात है, हमारा अभी सेंसस कंडक्ट होना है 2027 में। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये कहता है कि भैया अर्बन एरिया की डेफिनेशन 2011 वाली आउटडेटेड है, आप इसे चेंज कर दो। अब कहते क्यों? कहते अभी जो डेफिनेशन है उसमें स्टैट्यूटरी टाउन वो है जो स्टेट गवर्नमेंट आपके नोटिफाई करती है और जहां पर अर्बन लोकल बॉडी हो। दूसरी तरफ सेंसस टाउन वो है जो इन 3 क्राइटेरिया को मीट करते हैं। पॉपुलेशन 5,000 हो, 75% मेल आपके नॉन एग्रीकल्चर जॉब में हो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर हो। अगर ये इनको कोई फुलफिल नहीं करता है तो वो अर्बन एरिया नहीं है। कहते वेरी वेल। कहते अभी इन डेफिनेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? कहते प्री अर्बन एरिया को आपने इंक्लूड नहीं किया। जैसे मेरा शहर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ शहर के पास एक एरिया है जीरकपुर। अब प्रॉब्लम ये हुई जब चंडीगढ़ एक्सपैंड करने लगा, क्योंकि चंडीगढ़ के पास अपना लैंड था नहीं, तो पेरिफेरी में जो एरिया आता है वो डेवलप होने लगता है। तो ये एक टाइम पे आपका प्री अर्बन एरिया था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसको किसी ने भी एक सिटी के तौर पे या आप कर सकते हो अर्बन एरिया के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो जिसकी वजह से इस एरिया में प्लानिंग की, सर्विसेज की बहुत प्रॉब्लम है। तो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। प्लानिंग की बात करो, अच्छी नहीं मिलेगी। सर्विसेज चाहे वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, किसी की भी बात करो, कुछ भी यहां पर अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अनप्लान्ड, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तरह बढ़ा है। मतलब लोगों को जहां मन किया उन्होंने वहां पर प्लॉट काट के अपना एरिया डेवलप कर दिया। तो पूरी तरह से अनप्लान्ड है, जिसकी वजह से आप यहां पे आप ये कह सकते हो कि गवर्नेंस के अंदर एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा। ऐसी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग अर्बन सेटलमेंट में रहने की कोशिश करते हैं। मतलब आज के डेट में वो एरिया रूरल एरिया की तरह आप जानते हो, बट अब माइग्रेशन के डाटा में, एम्प्लॉयमेंट के डाटा में, हाउसिंग, सर्विसेज, उन सब में ये निगलेक्टेड होगा। अब ऐसा क्यों? लेट्स से भाई अगर कोई इंसान चंडीगढ़ में रहने की सोच रहा है, चंडीगढ़ में रेंट इतना महंगा होगा कि आप यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? नियर बाय कोई ऐसा एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया था, तो ओल्ड राजेंद्र नगर भाई बहुत कॉस्टली था, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी शादीपुर से, जो कि 2 से 3 मेट्रो स्टेशन पीछे था, लाइक आपके ओल्ड राजेंद्र नगर से, और मैंने मेट्रो के पास ही घर ले लिया था। जितना मेरे को ओल्ड राजेंद्र नगर में घर मिलना था उससे 1/3 कीमत में मेरे को वो एरिया मिला था। अब गवर्नमेंट की कई स्कीम होती है, जैसे अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, भैया इनका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, पॉलिसी का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा इन एरिया को अगर ये ठीक से आपके कैटेगराइज नहीं होंगे। तो कहते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन का डाटा भी आपका पूरा ठीक नहीं होगा, एंड मोर ओवर जो सोशल इम्पैक्ट है, जैसे इनफॉर्मल हाउसिंग, लैंड कन्फ्लिक्ट, वो आपके बढ़ते रहेंगे इस एरिया में। तो कहते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डेफिनेशन लेके आओ। तो पहली बात तो ये कह दी कि भी प्री अर्बन एरिया जो है वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि उसको आपने ठीक से डिफाइन नहीं किया। दूसरी प्रॉब्लम, यहां पे डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है? मेल। भैया इट्स 2025, फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, तो आपने फीमेल वाला जो पार्ट है उसको तो इग्नोर कर दिया। मोर ओवर आज भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं मेरी फैमिली में बात करूं, मेरे फादर इन लॉ इज इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, बट साल में अधिकांश, मतलब जब भी उनकी फसल का उगाने का टाइम होता है या काटने का टाइम होता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह के मिक्स लाइवलीहुड पैटर्न को आप यहां पे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, एंड प्लस गिग प्लेटफॉर्म को भी आपने इग्नोर कर दिया।
तो कहते हैं 2011 के हिसाब से 31% भारत की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और कुछ स्टडी के अकॉर्डिंगली आज की डेट में मोर देन 50% रहती है। तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि डेफिनेशन इंप्रूव करनी आपके लिए जरूरी है। अब एग्जांपल के तौर पे वेस्ट बंगाल में 526 सेंसस टाउन थे, अभी भी ऐसा है, इसमें से आधे आपके आज भी रूरल एरिया की तरह गवर्न किए जाते हैं बिकॉज इनको क्लासिफाई ही नहीं किया गया अर्बन एरिया में, तो एमिनिटीज भी वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इतना ही था। आज की डिस्कशन अपनी खत्म होती है। अब मिलेंगे मंडे को एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए छब्बा खैर। टेक केयर एवरीवन, बाय।